नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी मकड़ी का जाला की तात्विक समीक्षा करेंगे। इस भाग एक में हम इस एकांकी के कथानक, विशेषताएं और लेखक परिचय पर चर्चा करेंगे, जबकि भाग दो में हम इस एकांकी के पात्र, भाषा, संवाद, उद्देश्य, रंगमंच आदि की चर्चा करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी एकांकी के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनका पहला एकांकी मेरी बांसुरी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर के महत्वपूर्ण एकांकियों में भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने और बंदी हैं। इनके ये एकांकी उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कला ज्ञान और कला के समन्वय से युक्त है। इनके एकांकियों में ज्ञान और कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इनके एकांकी हास्य और व्यंग्य से भी युक्त हैं। इनके एकांकियों में भाव प्रवणता दिखाई देती है। तथाकथित सभ्य लोगों पर इन्होंने व्यंग्य किया है। इनके अनेक एकांकी ऐसे हैं जिसमें इन्होंने तथाकथित सभ्य लोगों पर, उनके चिंतन पर, उनकी सोच पर व्यंग्य किया है। इनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं। उनमें अभिनयशीलता के गुण समाहित हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने अपने एकांकियों में यथार्थ का चित्रण किया है। जहाँ तक मकड़ी का जाला एकांकी के कथानक का प्रश्न है, इस एकांकी में भोलानाथ और चंद्रभान दो प्रमुख पात्र हैं। भोलानाथ जो स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी एक कंपनी है और उस कंपनी में चंद्रभान नाम का एक शिक्षित नौजवान नौकरी मांगने आता है। भोलानाथ चूँकि उस स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसलिए वह नौकरी देने में सक्षम है, जबकि चंद्रभान ख्वाबी दुनिया में रहता है, जिंदगी में शायरी जरूरी मानता है और वह नौकरी के लिए भोलानाथ के पास आता है। भोलानाथ स्वयं किसी समय ख्वाबी दुनिया में रहता था, उमंगों में रहता था, लेकिन अब वो एक धन और वैभव के उच्च पद पर आसीन है। इसीलिए वह ऐसे नौजवानों को साक्षात्कार के माध्यम से, नौकरी देने के माध्यम से बुलाकर उनके जीवन की उमंगों को, शायरी को, ख्वाबी दुनिया को दूर कर उन्हें ज़िंदगी की हकीकत दिखाना चाहता है। वह असलियत के बहाने उनका अपमान करना चाहता है। भोलानाथ उसे, चंद्रभान को असलियत का ज्ञान करने बुलाता है और ऐसे नौजवानों को ठोस दुनिया से टकराते देखकर भोलानाथ को आनंद आता है। कहीं न कहीं भोलानाथ स्वयं की आत्मतुष्टि के लिए ऐसा करता है, क्योंकि उसने स्वयं भी धन कमाने के क्रम में, लालसा में अपनी उमंगों को त्याग दिया था। भोलानाथ चंद्रभान को नौकरी देना चाहता है, इसलिए वह चंद्रभान से कहता भी है कि तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। चंद्रभान पूछता है कौन सी शर्त? तो भोलानाथ उसे कहता है कि शर्त यह है कि तुम ख्वाबी दुनिया से दूर रहोगे और शायरी बंद करोगे। चंद्रभान कहता है मैं सोच कर बताऊँगा। उससे पहले वह कहता है कि मेरी शायरी का मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहता है नहीं, इन उमंग की दुनिया से, इन ख्वाबी दुनिया से बाहर आ जाओ अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो चंद्रभान सोच के बताने की बात कहकर चला जाता है और फिर भोलानाथ एक कमरे में आराम करने चला जाता है और आराम करने जाते समय वह अंतर्मन में खुश है। उसे लगता है कि मैंने एक और नौजवान को राह भटकने से बचा लिया। और वह दूसरे कमरे में जब आराम करने जाता है तो उसकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है और उसका अंतर्मन, जो उसके अंतरात्मा है, उसकी ध्वनि बाहर प्रकट होकर उसे वार्तालाप करती है, उसे उसके भोलानाथ की हकीकत का ज्ञान कराती है।
भोलानाथ को याद आता है कि वह भी कभी चंद्रभान जैसा ईमानदार और निर्दोष था। उसे भी संगीत प्रिय था, लेकिन उस समय उसने इन सब को छोड़कर पैसे कमाने को ही सबसे बड़ा काम माना। उसका अंतर्मन उसे कहता है कि तुम्हारा प्रतिष्ठान मकड़ी के जाले जैसा है, और मकड़ी का जाला जिसे तुमने स्वयं बुना है, और उस स्वयं बुने हुए मकड़ी के जाले में तुम खुद फंसे हुए हो। भोलानाथ ने धन कमाने के लिए अपने प्रेम को भी छोड़ दिया था। भोलानाथ का अंतर्मन उसे धिक्कारता है। हालांकि भोलानाथ स्वयं प्रसन्न होता है कि मैंने एक युवक को भटकने से बचा लिया, उसके ख्वाबों को तोड़ दिया, लेकिन उसका अंतर्मन उसे धिक्कारता है। उसका अर्धचेतन उसे पुरानी स्मृतियाँ याद कराता है। अर्धचेतन कहता है कि तुम समझते हो भोलानाथ कि तुमने एक और विजय पाई, एक और नादान युवक के सपनों को भंग किया, सुंदरता के मंदिर के एक और उपासक को भ्रष्ट कर दिया। भोलानाथ ने धन की लालसा में जीवन के उमंग के क्षणों को नष्ट किया। उसने अंतर्मन की एक ना सुनी। अर्धचेतन उसे कहता है कि तुम्हारे पास इच्छा है, तीव्र लालसा है, लेकिन तुम उसे दबाते हो। भोलानाथ की नज़र में धन कमाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वह इसलिए कहता है मैं आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने इतना उच्च पद प्राप्त किया है। तो अर्धचेतन कहता है तुम्हारे पास इच्छाएं हैं, तीव्र लालसा है, लेकिन तुम दबाते हो केवल धन कमाने के लिए। अर्धचेतन कहता है उसे कि तुम मकड़ी के जाले में टंगे हुए बेबस कीड़े हो, ऐसा कीड़ा जो मकड़ी के जाल में फंस गया है, प्रतिस्पर्धा के दौर में फंसता जा रहा है, जिसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता गया है, जो बेबस कीड़ा है। अर्धचेतन उसको आगे उसका इतिहास याद दिलाता है। भोलानाथ कहता है कि मैं गरीबी की खंदक से अमीरी के महल की चोटी तक पहुंच चुका हूं। भोलानाथ के लिए यही गरीबी से अमीर तक पहुंचना ही सफलता है। वह इसे ही अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानता है। अर्धचेतन उसे उसके 20 वर्ष पहले की घटनाएं याद दिलाता है। उसके 20 वर्ष पहले की घटनाओं में से कमला याद आती है, जिससे वह प्रेम करता था। उस कमला के मिलन का आह्लाद याद आता है, साथ ही वियोग का विषाद याद आता है, उसे गीत याद आता है। भोलानाथ ने तब सोचा था कि पहले अमीर बन लूं, फिर प्रेम करूंगा, सुंदरता को पहचान लूंगा। उसने समय की कीमत नहीं जानी, और समय की कीमत न जानने के चक्कर में, धन के व्यामोह में, प्रतिस्पर्धा के लिए, आगे बढ़ने की चेष्टा के लिए उसने अपने जीवन में प्रेम को त्याग दिया, सुंदरता को त्याग दिया, उमंग को त्याग दिया। उसे छाया मूर्ति के रूप में नीली साड़ी में कमला दिखाई देने लगती है। कमला जो गीत गा रही है, उसे गीत गाती हुई कमला दिखाई देती है। भोलानाथ कमला को पुकारता है, उसके साथ जाने के लिए उठता है, तभी उसका स्वप्न टूट जाता है। भोलानाथ उद्विग्न हो जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने सुंदरता आदि को त्याग दिया धन कमाने की लालसा में, और वह अपने आप में इस बात को समझता है, और वह नहीं चाहता कि चंद्रभान अब नौकरी करे, क्योंकि उसे लगता है कि चंद्रभान मेरी तरह ना भटके, मेरी तरह वह मकड़ी के जाले में ना फंसे। इसीलिए वह कहता है, वह उद्विग्न हो उठता है। तभी क्लर्क आता है और वह बताता है कि चंद्रभान आया है और नौकरी के लिए तैयार है। चंद्रभान यहाँ समझौता करने के लिए तैयार है, शायरी छोड़ने के लिए, अपने जीवन में उमंग छोड़ने के लिए तैयार है। चंद्रभान कहीं न कहीं भोलानाथ को ही अपना आदर्श मानने के लिए, उसी रास्ते में चलने के लिए तैयार हो जाता है। भोलानाथ कहता है कि उससे कह दो कि अगर उसे बचना है तो वह दूर भाग जाए, बहुत दूर। भोलानाथ को सत्य का ज्ञान होता है, और वह चाहता अब वह नहीं चाहता कि चंद्रभान नौकरी करे, वह चला जाए, दूर भाग जाए। मन ही मन में चंद्रभान से कहता है कि इस जाल में मत फंसना, लेकिन चंद्रभान मजबूरी या आजीविका के लिए नौकरी स्वीकार करने आ जाता है। और यह क्षण भोलानाथ को मन में अप्रिय लगता है, लेकिन वैसे नियति के सामने विवश है, उसे नियति का फल मानते हुए वह चुप हो जाता है। इस प्रकार इस एकांकी का कथानक, यह विषय वस्तु संक्षिप्त है, सरल है, पाठकों को आसानी से समझ में आने वाली है। इसके साथ साथ यह रोचक है। इस एकांकी की रचना मनोविश्लेषणात्मक रूप से की गई है। इसमें जहाँ एक तरफ भोलानाथ और उसके अंतर्मन के
वार्तालाप को दिखाया गया है और वार्तालाप के माध्यम से कहीं न कहीं भोलानाथ के अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है, उनके मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। यह एकांकी प्रेरक एकांकी है कि व्यक्ति को जीवन में उमंग, आनंद, उत्साह के सामने धन, ऐश्वर्य आदि को तिरोहित कर देना चाहिए, लेकिन धन ऐश्वर्य के सामने उमंग, उत्साह, आनंद को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। इस एकांकी में आधुनिक विषय वस्तु ली गई है, आधुनिक विषय वस्तु जिसमें व्यक्ति आजीविका के लिए समझौते करता है। इसमें द्वंद्व का चित्रण किया गया है। जहाँ तक एकांकी की विशेषताओं का प्रश्न है, यह एकांकी युवा मन और आजीविका का द्वंद्व का चित्रण करता है। चंद्रभान के सामने आजीविका की चिंता है, इसीलिए वह अपने ख्वाबी दुनिया को छोड़ने को तैयार है, शायरी को छोड़ने को तैयार है। उसका मन युवा है जो उमंग से भरा हुआ है। एक तरफ युवा मन है, दूसरी तरफ आजीविका का द्वंद्व है। यह द्वंद्व केवल चंद्रभान के सामने ही नहीं है, यही द्वंद्व भोलानाथ के सामने भी था। समझौतावादी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया इस एकांकी में कि किस प्रकार भोलानाथ ने अपने उमंगों से, अपने प्रेम से समझौता किया और उसी प्रकार चंद्रभान भी आजीविका के लिए समझौता करने को तैयार है। और यह स्थिति हर युवा के सामने आती है जब उसे अपने मन की उमंगों को छोड़ना पड़ता है आजीविका के लिए। लेखक ने यह दिखाया है कि यह द्वंद्व एक पीढ़ी का नहीं है, हर पीढ़ी के सामने आता है, पीढ़ियों से लगातार आता है। आधुनिकता के संदर्भ में ये द्वंद्व और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, जितना धन और ऐश्वर्य की प्रतिस्पर्धा उसके जीवन में बढ़ती जा रही है, उतना ही वह अपने मन से समझौता करते जा रहा है, अपने जीवन से समझौता करते जा रहा है। इस एकांकी में लेखक ने पीढ़ियों की सोच का अंतर भी बताया है। भोलानाथ जो स्वयं किसी समय युवा था, उसके मन में उमंग थी, लेकिन धन कमाने की लालसा में उसने सोचा पहले अमीर बन लूँ, प्रेम बाद में कर लूँगा, सुंदरता को बाद में पहचान लूँगा। वह एक पीढ़ी पहले का व्यक्ति है, जबकि उसी की स्थिति में, उसी आकांक्षाओं को लेकर चंद्रभान भी सामने आता है। तो चंद्रभान युवा मन का व्यक्ति है, आनंद उमंग को भी पहचानता है, लेकिन हो सकता है किसी समय चंद्रभान भी भोलानाथ की जगह हो, क्योंकि भोलानाथ भी कभी न कभी चंद्रभान की जगह था। तो ये पीढ़ियों का द्वंद्व ही इस एकांकी में दिखाया गया है। भोलानाथ या भोलानाथ की तरह पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग अपने आप को प्रेरक मानते हुए दूसरे को ज्ञान देना चाहते हैं, जबकि किसी न किसी स्थिति में उन्होंने खुद ने इस प्रकार के समझौते किए होते हैं, खुद ने उमंग को, उत्साह को त्याग दिया होता है। इस एकांकी में अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया गया है। ये अंतर्द्वंद्व भोलानाथ के मन में भी है और यही अंतर्द्वंद्व चंद्रभान के मन में भी है। चंद्रभान आगे बढ़ना चाहता है, भोलानाथ उसे कहता है कि आगे बढ़ने के रास्ते मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसके लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, और शर्त के माध्यम से उसकी उमंग, उसकी शायरी, उसकी ख्वाबी दुनिया को दूर कर देना चाहता है। इस एकांकी में धन और ऐश्वर्य के सामने आनंद के परित्याग की बात दिखाई गई है कि किस प्रकार व्यक्ति धन और ऐश्वर्य की होड़ के सामने अपने आनंद का भी परित्याग कर देता है। वह सारी जिंदगी मकड़ी के जाले में फंसे हुए कीड़े की तरह लगातार धन कमाने की होड़ में लगा रहता है, और जो होड़, जो प्रतिस्पर्धा कभी समाप्त नहीं होती। इस एकांकी में बेबसी का चित्रण किया गया है कि आदमी हालात के हाथों कितना मजबूर हो जाता है कि वह अपने तमाम खुशियों तक को इस होड़ के लिए त्याग देता है, बेबस हो जाता है। इस एकांकी में धन और ऐश्वर्य की लालसा के मकड़ जाल में फंसे लोगों का चित्रण किया गया है। इस एकांकी का शीर्षक मकड़ी का जाला रखा गया है। मकड़ी का जाला अर्थात धन और ऐश्वर्य की लालसा, होड़, प्रतिस्पर्धा के मकड़ जाल में फंसे हुए लोग जो लगातार अपने जीवन के, अपने वर्तमान का उपभोग नहीं कर पाते, भविष्य की आकांक्षा में, भविष्य को सुधारने की चेष्टा में वो मकड़ी के जाले में लगातार फंसते जाते हैं, और अंततः जिस समय उनके पास धन ऐश्वर्य होता है उस समय आनंद के क्षण नहीं होते, उमंग के क्षण नहीं होते, और
और वह मकड़ी में जाल में फंसे हुए एक बेबस कीड़े के समान होते हैं। इस प्रकार इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने मनोविश्लेषणवादी चित्रण किया है, अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। धन्यवाद।